हाय फ्रेंड, मैं जितिन के गाड़ी आपको अपने चैनल जी टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है डीसीबी बैंक लिमिटेड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डीसीबी बैंक लिमिटेड के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकली एनालाइज करके आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस शेयर में आपको इस समय पोजीशन बनानी चाहिए, या इस शेयर में अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है तो आने वाले समय पे इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्या इसमें पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पूरा डिटेल में आपको जानने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो पूरा देखें, जिससे आने वाले समय में शेयर में आपको क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं उसकी पूरी आपको नॉलेज हो जाएगी, जिससे आपको इस शेयर में पोजीशन बनाई हुई है तो आसानी होगा। अगर बनाने की कोशिश सोच रहेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी शानदार पिक्स और एडवाइस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर उसे लाइक करना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की, चाहे वो शेयर के रिगार्डिंग हो या किसी और शेयर के रिगार्डिंग। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीसीबी बैंक लिमिटेड दोस्तों, फ्राइडे के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो लगातार ये शेयर गिर रहा था, बट फ्राइडे को 102.40 102.40 पैसे की पे इसने क्लोजिंग ली और इसने गिरती हुई मार्केट में 0.54% की तेज़ी दिखाई, जो कि काफ़ी समय बाद इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। उसका जो रीज़न क्या था वो आगे मैं बताऊंगा कि उस शेयर में तेज़ी देखने को मिली। अब अगर आगे इसकी बात करें 52 वीक हाई की, जो कि 141 है दोस्तों, वहाँ से अगर आज के प्राइस को कंपेयर करता हूँ तो लगभग 29% डिस्काउंट पे ये शानदार बैंक का शेयर आपको मिल रहा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी क्वार्टर 4 के नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं। तो अभी हम क्वार्टर 3 के नंबर्स पे बात करेंगे। तो लास्ट क्वार्टर जो है, क्वार्टर 3 में बैंक ने 52% का नेट प्रॉफिट जंप शो किया था, जो कि 114 करोड़ रुपये आया था। अगर लास्ट ईयर 2022 से सेम क्वार्टर 3 के नंबर्स को अगर मैं कंपेयर करता हूं, जो कि 75 करोड़, तो 75 करोड़ से बैंक का जो प्रॉफिट है 114 करोड़ रुपये हो गया, जो कि काबिल तारीफ है। आने वाले जो नंबर्स जो इसके क्वार्टर 4 के हैं उसकी भी पूरी उम्मीद है कि नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे, जिससे आने वाले समय में बैंक को फ़ायदा होगा और शेयर के अंदर तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डिलीवरी परसेंटेज की, कि डिलीवरी कैसे इस शेयर में उठाई जाती है, क्योंकि डिलीवरी को देख के हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं कि ये शेयर जो है लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल है क्या नहीं, क्या इसके अंदर लोगों का विश्वास है क्या नहीं, तो उससे हमें डिलीवरी देख के पता चल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ फ्राइडे डिलीवरी की, तो 43.05% इसके अंदर जो है डिलीवरी उठाई, जो कि मेरे हिसाब से लगभग 50% के आसपास है, जो कि एक अच्छी डिलीवरी मानी जाती है। और अगर मंथली डिलीवरी की अगर मैं बात करूं, जो कि है 46.68, तो अराउंड लगभग आसपास ही है और एक अच्छी डिलीवरीज में अभी भी उठाई जा रही है। तो इससे लगता है कि लोगों का विश्वास है कि आने वाले समय पे बैंक अच्छा कर सकता है और एक अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब जहाँ तक कि वॉल्यूम की बात करूँ तो लास्ट फ्राइडे जो वॉल्यूम था वो 5 लाख था, और मंथली वॉल्यूम मैं देखूँ तो 11 तो लाख है। तो उस हिसाब से अगर वॉल्यूम इतना अभी खास ज़्यादा है नहीं, बट मुझे जिस हिसाब से इसके जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, अगर मैं इसकी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करूं तो जो इसमें लेटेस्ट न्यूज़ है वो है कि इसके क्वार्टर 4 नंबर के बारे में मोतीलाल ओसवाल ने प्रिडिक्ट किया है कि जो इसके अंदर जो क्वार्टर 4 में बैंक जो है 13.8% का नेट प्रॉफिट जंप दिखा सकता है, जो कि 129 करोड़ 0.1 करोड़ के आसपास आएगा। और प्रभुदास लीलाधर ने जो है इसका जो नेट प्रॉफिट जो जंप जो बता रहा है वो 12.2% दिखा रहा है, जो कि 127.3 करोड़ के आसपास आएगी। तो ये इनकी प्रिडिक्शन है। और इस हिसाब से देखा जाए तो बैंक को मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से 14% का नेट प्रॉफिट जंप देखने को मिलेगा, जहाँ तक प्रभुदास लीलाधर के हिसाब से अराउंड 12% का प्रॉफिट में जंप देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद ये भी एक कारण है कि लोगों को लग रहा है कि जो प्रॉफिट जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, जिस हिसाब से आगे के और जो बैंक है जैसे लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक और के जो रिजल्ट आए हैं काफ़ी शानदार है, उस हिसाब से ये कम है। तो शायद यही एक वजह होगी कि इतना ज़्यादा गिरने के बावजूद भी इस शेयर में तो उतनी रिकवरी नहीं हुई जितनी रिकवरी बाकी शेयर्स में देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, एक इसमें यह है कि डीसीबी बैंक ने हाल ही में एक जो अपने FD रेट्स को भी बढ़ाया था, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए 8.50% कर दिया, जो कि हेल्प करेगा इनको अपने कासा के
को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बैंक एक अच्छा रिटर्न एफडी रिटर्न देता है उतना ही ज़्यादा बैंक के अंदर पैसा आता है। उस पैसे को बैंक आगे लोन के तौर पे और अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आगे उसको देता है, जिससे ओवरऑल साइकिल में बैंक को फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट न्यूज़। अब मैं बात करता हूँ बिग फिश लाइक FIS और DIS इसमें क्या कर रहे हैं। तो FIS ने मार्च क्वार्टर की मंथ की बात करूँ तो अपना स्टेक जो है डिक्रीज़ किया है, तो माइनर था जो कि 12.27% हो गया फ्रॉम 12.44% से। बट अगर DIS की बात करूं तो उतना ही शेयर जो है स्टेक जो है DIS ने इंक्रीज़ किया लगभग, जो कि हो गया है 39.96% से परसेंट फ्रॉम 39.46%। तो आप देख रहे हो एक तरीके से तो थोड़ा सा माल जो है FIS ने बेचा है, तो वहीं पे ही उतना ही माल लगभग DIS ने खरीद लिया है। तो उस हिसाब से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 40% की जो है इसके अंदर जो है DIS की इसके अंदर साझेदारी, जो कि एक साइन देती है इस स्टॉक में स्टेबिलिटी का, कि ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात इसमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करके इसके अंदर, कि इस शेयर के अंदर टेक्निकली अगर हम देखे जाएँ तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। फंडामेंटली अभी तक हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग रहा है। टेक्निकली क्या कहता है, तो दोस्तों टेक्निकली देखा जाए तो इसके अंदर भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि छोटे से शॉर्ट टर्म के लिए आपको 108 से लेकर 109 रुपये तक का स्विंग दे सकता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप 99 का आप लगा सकते हो, और उसी का एक रीज़न है जो आपको फ्राइडे को इसमें तेज़ी देखने को मिली। तो अगर एक आप स्विंग ट्रेडर है तो 99 का स्टॉप लॉस लगा के 109 रुपये, 108 या 109 रुपये तक के लिए खेल सकते हो। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 95 रुपये का आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है, और ये आपका जो पहला टारगेट होगा 109 का, देन 117 का, फिर 130 और उसके बाद 140 तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं और शॉर्ट टर्म पोजीशन जाते हैं तो इस समय आप इसके पोजीशन बना सकते हैं, और 108 से लेकर 109 रुपये तक के टारगेट आपको विद इन 1 और 2 वीक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रोकर टारगेट की। ब्रोकर इसमें क्या कह रहे हैं, तो प्रभुदास लीलाधर ने जो पहले टारगेट दिया था 150 का था, और आनंद राठी ने जो टारगेट दिया था वो 146 का था। तो उस हिसाब से भी इस समय जो टारगेट है काफ़ी ऊपर है। अब बात करता हूँ उसमें मेरा पर्सनल व्यू की, तो मेरे हिसाब से अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और अगर शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर एक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा समय होगा। एक छोटे से स्टॉप लॉस में लगा के एक 5 से 10% का इसके अंदर प्रॉफिट कमाने का। बट अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहने की सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरे शेयर्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आपको चांसेस होंगे एक अच्छा रिटर्न कमाने के, डिस्पाइट ऑफ DCB बैंक। तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पेशेंस लेवल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और DCB बैंक में आपको भरोसा है तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 95 के साथ आप लगा के रख सकते हैं। अगर मार्केट अच्छी जाती है और बैंक अच्छा परफॉर्म करता है तो 140 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय।